चलिए देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपकी थर्ड बुक का चैप्टर 1 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, बेसिकली इसका नाम ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एनालिसिस तो दूसरा चैप्टर है। तो मैं थोड़ा बोर्ड में हेडिंग बदल लेता हूँ। आपकी बुक खोलिए फटाफट से, चैप्टर 1 आपके सामने यहाँ पर है। देखिए, अगर हम बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, इससे चार इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। हमने बोला बैलेंस शीट। दिख रहा है क्या आपको? स्क्रीन पर दिख रहा है जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। नहीं दिख रहा? वो आप अपने पास देखिए ना, यहाँ तो दिखेगा नहीं आपको। सबसे पहले हमने बोला कि यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज आपके पास आई है बैलेंस शीट। अच्छा देखना, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 2, शेड्यूल 3 पार्ट 3, इस तरह से दिखता है आपका। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो जितने भी फॉर्मेट होते हैं उन सबके शेड्यूल नंबर वाइज डाली हुई है। बैलेंस शीट आपके पास दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो दूसरा आइटम हमारे पास ये होता है। तीसरा आइटम हमारे पास जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट। ये आपने सबने देखा होगा ढंग से नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में। हमने जब बैलेंस शीट पढ़ी है, जब बाकी सारी चीजें पढ़ी, नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद बारी आती है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आप किस बुक के सबसे लास्ट चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। चार एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। बिल्कुल फर्स्ट पेज, बिल्कुल फर्स्ट पेज बोल रहा हूँ आपके सामने, वो और कुछ नहीं है। इस पर लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 1। बेटा एक पेज को और पलटो आगे। अरे यार, टॉकिंग अबाउट दिस पेज। ये कहेंगे बुक विद यू तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। आई देखते हैं आगे। तो जब मैं बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो चार इंपॉर्टेंट चीजें आती है। सबसे पहले बोला बैलेंस शीट। दूसरे नंबर पे बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में यूज करते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है नोट्स टू अकाउंट्स। और चौथा जो है वो आपके पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट की डिटेल डिस्कशन, अभी तो बैलेंस शीट हमने इस शेयर्स के टाइम पे पढ़ाई थी, इक्विटी लायबिलिटीज एसेट्स के कंपोनेंट्स पढ़ाए थे। जरा डिटेल में करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को भी डिटेल में सीखने के इस चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो नोट्स टू अकाउंट्स है ना, जैसे आपने देखा था शेयर कैपिटल को कैसे शो करते हैं, डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में कैसे शो करते हैं, डिबेंचर कैसे शो किया जाता है, एसेट्स कैसे शो की जाती है, वो सब चीजें इसके अंदर होती हैं। नाउ अंडरस्टैंड, बैलेंस शीट के भी नोट्स टू अकाउंट्स अलग से बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के भी नोट्स टू अकाउंट्स अलग से बनते हैं। यू विल प्रिपेयर बैलेंस शीट, नीचे उसके क्या बनता है? नोट्स टू अकाउंट्स। यू विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, उसके नीचे बनता है नोट्स टू अकाउंट्स। और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो चैप्टर बिल्कुल अलग है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें इंक्लूड होती है। अब अंडरस्टैंड, काउंटिंग पर बेस्ड ये और ये होता है। ये वाली चीज होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। जब हम पढ़ते हैं ना टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ये आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये अकाउंटिंग नहीं है, ये अकाउंटिंग का एनालिसिस है। लेकिन इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइनल रिपोर्ट। जो रिपोर्ट कंपनी अपने सेबी को या अपने इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट देती है, फाइनल रिपोर्ट, उसका ये चार चीजें पार्ट होती हैं। और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसको एक एक करके देखेंगे अभी। स्कूल में चैप्टर को बहुत जल्दी से हड़बड़ी में पढ़ा पढ़ा के अलग कर लेते हैं। लेकिन उस कमी को हम यहाँ पर पूरा करेंगे, डिटेल में देखेंगे। आइए देखें जरा। सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर ध्यान दीजिए आप। देखिए, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट 2013, ये हमें बता रहा है किसके बारे में? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में सारी डिटेल हमें यहाँ पर ये लेके चल रहा है। तो क्या बोला हम लोगों ने? सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दिस इज रेलेवेंट। और
अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है क्या, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 की बात भी हम लोग करते हैं। शेड्यूल 3 मैंने बोला ना कि सारे के सारे फॉर्मेट जो शेड्यूल 3 के अंदर है कंपनी की अकाउंटिंग से रिलेटेड, उन शेड्यूल की जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, वो शेड्यूल के साथ एक एक चीजें पड़ेंगी। अब जरा समझिए, आपने जब सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पढ़ी थी तो क्या था, पहले पढ़ा था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पढ़ा था आपने बैलेंस शीट। यहाँ थोड़ा सा मामला उल्टा है। जब अकाउंट पब्लिश होंगे सबसे पहले आएगी बैलेंस शीट, उसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 उसके अंदर दिखेगी बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 2 उसके अंदर क्या दिखेगी आपकी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिखेगा। आइए देखते हैं। बैलेंस शीट जो होता है उसको पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर आती है बारी किसकी, नोट्स टू अकाउंट्स की। और देखिए, आ, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये जो हमने बोला था ना, ये सारा का सारा कौन से सेक्शन के अंदर इंक्लूड है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 के अंदर इंक्लूड है ये, जिसके अंदर बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, या मैं बोलूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या नोट्स टू अकाउंट्स। कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती हैं, कंपनीज बनाती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 3 है, 4 चीजें बनती हैं। डेफिनेशन को हम नहीं लिख के चल रहे, नेचर की बात करते हैं जल्दी से। रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, उस पर बेस्ड होते हैं सारे के सारे। और उस पर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस भी लगती हैं। क्यों लगेंगी भाई, अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट है ना ये। अगर आपने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सारी चीजें फॉलो करी होंगी, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी उन्हीं को फॉलो करते हुए आपके पास आगे बढ़ेगा। तो थ्योरेटिकल चीजों के सिर्फ मैं हेडिंग डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप ऑफ दैट। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनीज एक्ट 2013 का मिक्सचर, दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं उसमें आपने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी हैं। भाई जैसे हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, आई टेक एन एग्जांपल की पॉलिसीज का क्या मतलब होता है। जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वो फॉलो करते हैं अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी। प्लानिंग में पढ़ा ना, स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसेस, मेथड, प्रोसीजर, ये सब पढ़े थे ना। अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, जो भी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे हमारे ग्रुप के अंदर बनेगा। आपने देखा होगा टाटा केमिकल भी बनाता है, टाटा टाटा सिर्फ टायर नहीं बनाता, और टाटा का बैंक नहीं है, एयरलाइंस भी है। मतलब टाटा इज देयर इन द एवरी पॉसिबल एक्टिविटी। इवन टाटा इज देयर इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टीसीएस भी है। टाटा ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में है, टाटा इंजन टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में है, टाटा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है, सब कुछ है। टायर मैन्युफैक्चरिंग में टाटा भी नहीं है। और अगर बोले तो बैंक टाटा का भी कोई नहीं है। बाकी एयरलाइंस वेयरलाइंस सब कुछ है। एयर एशिया टाटा के कोलैबोरेशन से, एयर इंडिया तो उसकी अब अपनी हो गई, विस्तारा। एयर एशिया में शेयर है उनके, टाटा के शेयर हैं एयर एशिया में। अच्छा जी, तो कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सब की डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन होती है। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट्स पर बेस्ड होता है ये। जनरली हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं ना, कि हमारी सेल इतनी इस बार थी, पिछले साल का ट्रेंड ये था, और धीरे धीरे करके आप अपने प्रोजेक्शन के हिसाब से चढ़ते हैं। एस्टिमेट्स पर बेस्ड होते हैं। और आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका क्या होता है, ये सोर्स होता है। अब आ जाते हैं एनुअल रिपोर्ट पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, कहाँ पब्लिश होते हैं, एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश होते हैं। एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी कुछ चीजें पब्लिश होती हैं, वो क्या क्या होती हैं जरा देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने बोला सबसे पहली जो चीज पब्लिश होती है वो होती है क्या, रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहली होती है रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर इंक्लूड होती है डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और मैनेजमेंट डिसीजंस एंड एनालिसिस। जरा समझिए क्या मतलब है। जब भी आप कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसको खोलेंगे, देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्टर, वी द डायरेक्टर hereby affirms that information provided in this annual report is correct to the best of our knowledge। और साइन होते हैं उनके नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, उस एनुअल रिपोर्ट में अगर कुछ भी फॉल्सिफिकेशन हुआ तो कौन अक्यूज होगा, कौन पेनलाइज होगा, डायरेक्टर पेनलाइज होंगे। सबसे पहली चीज जो बोल के चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई सारी मूवीज होती है उसमें लिखा रहता है, while पिक्चराइजेशन ऑफ दिस मूवी
नो एनिमल इज बीइंग हर्ट, ऐसा लिखा रहता है। या पिक्चर किसी भी कंट्रोवर्शियल मूवी के पहले लिखा रहता है कि ये काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, फिक्टिशियस कैरेक्टर पर है, किसी लिविंग से इसका मिलना कोइंसिडेंस कहलाएगा। ये डिस्क्लेमर होते हैं, उस तरह का डिस्क्लेमर है ये, वो लिखा जाता है। रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट डिसीजंस एंड एनालिसिस। अच्छा, एक मैं आपके सामने एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जरा देखिए। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, ये डाबर की एनुअल रिपोर्ट है, ध्यान से देखिएगा जरा। ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं? क्या ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं? ऑनलाइन मुझे बताइए। यस सर। डाबर की एनुअल रिपोर्ट है 2020-23 की, आपके सामने है। और इसकी रिपोर्ट के कंटेंट को अगर आप देखेंगे क्या होगा, कंटेंट में सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन अबाउट डाबर, डाबर आवर प्रेजेंस, परफॉर्मेंस, चेयरमैन का मैसेज, डाबर एट ए ग्लांस, डाबर का ट्राइब, आवर ब्रांड, ठीक, असेसमेंट, स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिख रहा है, हमने बोला था ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात बोलते हैं ये। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, इंटेलेक्चुअल, रिवार्ड, रिकॉग्निशंस। डायरेक्टर की रिपोर्ट दिख रही है पेज नंबर 200 में, डायरेक्टर की रिपोर्ट। और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग। अगर मैं इसका 200 पेज देखता हूँ, देखिए जरा, इसमें क्या बोला, डायरेक्टर्स का क्या बोला हुआ है, रिपोर्ट है 200 पेज। इसका 200 पेज अगर आप देखेंगे खोलकर तो आपको दिखेगा, देखिए अभी दिखाता हूँ। जो मैं अभी किताब में पढ़ के दिखा रहा हूँ ना आपको, सारी की सारी चीजें आपको दिखेंगी। ये आ गया डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 152 एप्लीकेबल कर करके सारी चीजें बता रहा है। भी हमने बोला था ना डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, की मैनेजरियल पर्सनल कौन है डाबर में, देखिए। प्रीतम दास होल टाइम डायरेक्टर है, मोहित मल्होत्रा होल टाइम डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अशोक कुमार जैन एबीई एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस दिख रहे हैं आपको, अंकुश जैन है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। अब आप दिख रहे हैं यहाँ पर पेज पे डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, pursuant to the provisions of section 134 subsection 3 subsection 3 and 134(5) the act, with respect to director responsibility statement, directors confirms, क्या कंफर्म कर रहे हैं, that in the preparation of annual accounts the applicable accounting standard have been followed, no material departure have been made from the same। B C D E F, सारी की सारी चीजें क्या बोल रहे हैं ये लोग, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और जब इनका सब कुछ हो जाता है, नीचे की तरफ देखेंगे आप, ये शुरू में दिखेगा आपको, उसके अंदर क्या करते हैं लोग, अपने सिग्नेचर डालते हैं। अगर आप देखेंगे शुरू शुरू में इसका, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, अगर आप देखेंगे एनुअल रिपोर्ट में, ऑलरेडी वो रिपोर्ट जो होती है उन लोगों ने साइन कर रखी होती है। आई जस्ट शो यू, बिगिनिंग में देखिए आप जरा, उसमें देखिएगा आपको जो रिपोर्ट होती है उस पर जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उनके यहाँ पर क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। आपने देखा कलरफुल इन्होंने अपनी बना रखी है, हर हर बंदे का अपना अलग अलग तरीका होता है। और देर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि आपकी एनुअल रिपोर्ट 200 पेज की हो, 400 पेज की हो, 50 पेज की हो, 100 पेज की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये जितने भी लोगों के नाम दिख रहे हैं ना यहाँ ऊपर, ये सब समझ लीजिए जब ये रिपोर्ट भेजी जाती है किसको, सभी को या गवर्नमेंट को, इन सब के सिग्नेचर होते हैं यहाँ पर। ऑडिटर कौन है, जी बासु एंड कंपनी, उसका सिग्नेचर होता है। हो सकता है ये सिग्नेचर इसने लास्ट में डाले हों, तो या तो बिगिनिंग में इनके सिग्नेचर दिख जाएंगे आपको या आखिर में दिखते हैं। आखिर में तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। नेम ऑफ द डायरेक्टर, आप देख रहे हैं लास्ट में भी दिख रहा है इन सबकी डिटेल सारी की सारी। एनीवे, किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना हमारा पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज तो सिर्फ क्या है, उसके जो कंटेंट होते हैं उसके बारे में जानकारी रखना। चलिए, लेट्स कम टू द कंटेंट नाउ, उसी पेज पे आ जाते हैं। और डायरेक्टर का, अच्छा, फिर ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर होल्डर, एक दूसरा कंपोनेंट होता है इसका, ऑडिटर की रिपोर्ट किसको, शेयर होल्डर को। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं आपके पास तीसरे नंबर पर, जिसमें बैलेंस शीट की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट योर बुक्स ओनली, उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक भी बात समझिएगा, नोट्स टू अकाउंट्स अलग अलग पार्ट में बनता है। बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट नीचे बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का नोट्स अकाउंट नोट्स के नीचे बनेगा। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आप कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं वो आप मेंशन करते हैं, ठीक है जी। बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का नोट्स टू अकाउंट्स उनके हिसाब से दिखता है, ठीक है जी।
और एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं। ये जो रिपोर्ट बनी ना 400 पेज की डाबर की, इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज तक चला जाता है। तो अगर किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देखना है तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाइए, और जहां वो पेज, सपोज अपन पेज नंबर 15 में एक पॉइंट आ गया, तो वो एस्ट्रिक लगा देते हैं और बोलते हैं पेज नंबर 210 पे देखिए आप। 210 पे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। भाई ये क्या होती है, हाँ पढ़ता कोई नहीं है, पर ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में शो करके देनी होती है। नहीं करेंगे तो माना जाएगा आप डिफॉल्ट कर रहे हैं एंड यू विल बी पेनलाइज। प्राइवेट लिमिटेड ने, लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं किसका? लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस पढ़ रहे हैं, प्राइवेट वाले का नहीं पढ़ रहे कुछ। अब जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हालांकि वो एप्लीकेबल, देखो, रेशियो एनालिसिस पार्टनरशिप का भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी हो सकता है, वो नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत सबसे ब्रॉडर एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। लिमिटेड कंपनी, इसके नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगता है, प्राइवेट लिमिटेड वाला नहीं बोल रहे। उसकी अकाउंटिंग, कंपनीज एक्ट 2013 की कंडीशंस, सबसे ज्यादा जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड नहीं सिर्फ लिमिटेड शब्द लगता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखो, पार्ट 1 शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट है। पार्ट 2 शेड्यूल 3 का क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। और पार्ट 3 जो है वो क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो कि शो करनी होती है। तो पार्ट 1 में आई बैलेंस शीट, पार्ट 2 में आया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, पार्ट 3 में आया एडिशनल इंफॉर्मेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है ना, रिपोर्ट बाय डायरेक्टर्स। ये इसके अंदर क्या होता है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी को एक एनुअल जनरल मीटिंग का रेफरेंस में कैश फ्लो स्टेटमेंट में बोलूंगा। जैसे मान लो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, पहले उस डिविडेंड को डिक्लेयर करने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करवाना पड़ता है? पास करवाना पड़ता है, रेटिफाई करवाना पड़ता है। जब तक आप उसे पास नहीं कराएंगे, अप्रूव नहीं कराएंगे एनुअल, तब तक वो आपके लिए लायबिलिटी बनेगा ही नहीं। तब तक वो कंटीजेंट लायबिलिटी बन के कहाँ पड़ा रहेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में पड़ा रहेगा। और जब एजीएम में वो पास हो जाएगा, तब वो प्रपोज डिविडेंड आपके लिए लायबिलिटी है। तब एनुअल जनरल मीटिंग। अरे एक फिल्म आई थी ना गुरु, हर्षद मेहता वाली फिल्म जो आई थी गुरु, नहीं वो रिलायंस वालों की थी, गुरु वालों की, धीरू भाई अंबानी पे थी वो। गुरु मूवी जो धीरू भाई अंबानी में थी। तो धीरू भाई अंबानी मुंबई के गांधी मैदान में अपने सारे शेयर होल्डरों को बुलाता है, और उस पर उसको उसको डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड वो बांटना नहीं चाहता था। तो क्या बोलता है, क्या आप लोग तरक्की का पार्ट बनना चाहते हैं? सब कहते हैं हाँ हम बनना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास ये वो, मतलब बड़े इमोशनल डायलॉग मारता है वो। और उस साल बिल्कुल डिविडेंड नहीं देता है, और सारे डिविडेंड से क्या करता है, कॉटन मिल्स वोल्स तो सब खोल देता है, और सब शेयर होल्डरों को बोनस शेयर दे देता है। और उसके बाद तो फिर रिलायंस इज नेवर लुकिंग बैक। वो होती है एनुअल जनरल मीटिंग। तो पहले एनुअल जनरल मीटिंग क्या, पहले एनुअल जनरल मीटिंग किसी बड़े मैदान में, किसी बड़े होटल में, किसी बहुत बड़ी जगह पे, स्टेडियम तक में ऑर्गेनाइज होती थी। अब तो ऑनलाइन होती है। बोलिए। नहीं बेटा, समझ, मैं बताता हूँ, आई जस्ट टेल यू। एनुअल जनरल मीटिंग में सबसे बड़ा पर्पस होता है कि आपको अपने प्रपोजल अप्रूव कराने होते हैं शेयर होल्डर से। उसके लिए ई वोटिंग होती है, ई वोटिंग। लाइक आई हैव फ्यू शेयर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, तो जब भी पंजाब नेशनल की एजीएम होती है, या उसमें कोई उनको रेजोल्यूशन पास कराना होता है, तो मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में वोट करूं। लाइक आई हैव फ्यू शेयर्स, जितने मेरे शेयर है उतने मेरे वोट हैं। तो अगर मैं उसको क्लिक करके ऑनलाइन जाता हूं, तो ऑनलाइन क्या होता है, सेबी के जो गाइडेड ऑर्गेना होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, उसके अंदर उनकी कास्ट काउंटिंग वगैरह होती है। जैसे पार्लियामेंट में नहीं होता कि भाई एमपी के आगे बटन होता है फेवर में अगेंस्ट में, वो बटन दबाते हैं और स्पीकर के पीछे वाले बोर्ड पे बहुत बड़ी स्क्रीन पर दिख जाता है कितने फेवर में कितने अगेंस्ट। ऐसा सिस्टम चलता है। और जो एनुअल जनरल मीटिंग है, अब उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। वरना पहले एनुअल जनरल मीटिंग जैसे किसी की शादी होती ना, बहुत बड़ा टेंट लगता था, खाना खाओ, शेयर होल्डर को खिलाओ पिलाओ, गिफ्ट और दो, पता नहीं क्या क्या, बहुत तामझाम होते थे। टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, उसको कर्व कर दिया। ऐसे चलता है काम। आगे बढ़ते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग की बात करते हैं। ऑडिटर की रिपोर्ट जो होती है वो शेयर होल्डर को चलती है। और ऑडिटर जो होता है ना, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे अकाउंट का वेरिफिकेशन करने के बाद रिपोर्ट डायरेक्टर को भी देता है, और एक रिपोर्ट ऑडिटर मतलब शेयर होल्डर के नाम की भी देता है कि भाई आपका पैसा सेफ है, हम ये कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो जरूरी चीजें होती है वो शेयर होल्डर को बताई जाती है। चलिए अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चल रहे हैं। मैंने बताया था बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द
किसका, किसके हिसाब से बनता है? पार्ट वन और शेड्यूल थ्री, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये बनता है। ठीक है जी। अच्छा देखें जरा, देखिए ये बॉक्स के अंदर देखिए, पार्ट वन शेड्यूल थ्री बैलेंस शीट है, पार्ट टू शेड्यूल थ्री क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, और पार्ट थ्री शेड्यूल थ्री क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी ऊपर डिस्कस किया था, इस पर क्वेश्चन लोग पूछते हैं। होम एग्जाम में तो कह नहीं सकता, लेकिन सीयूटी के अंदर पॉसिबल है इसके आने की बात। चलिए, अब आपके पास दोबारा से आपकी बैलेंस शीट प्यारी आ गई है। याद है इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे मैंने इसका डिटेल डिस्कशन किया था आपके सामने, और शायद आप उसे रिकॉल भी कर पाए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे क्या था, क्या था? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के तीन कंपोनेंट, कौन कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, और क्या, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी क्या, पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर हम कंपैरिजन करते हैं, ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो नीचे क्या है उसकी जगह पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो नीचे क्या है, पेड पेबल है। ऊपर अगर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, तो नीचे क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। भाई शॉर्ट टर्म मत बोल देना, अदर करंट लायबिलिटी। ऊपर अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो नीचे क्या है उसकी जगह पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन था। इस तरह से आप कोरिलेशन बना के इसे याद रख सकते हैं। फिर आइए एसेट्स की तरफ, अभी हम एक एक पार्ट का ना डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमने बोला प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं। और फिर इंटेंजिबल की अलग कैटेगरी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एक कैटेगरी में रखा, उसके नीचे रख दिया इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर कंस्ट्रक्शन की फेज में है, तो क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर इंटेंजिबल को क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर है जी। अब आइए कंपैरिजन करते हैं। ऊपर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो नीचे क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, इसकी जगह तीन चीजें, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये चीजें। ऊपर अगर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, तो नीचे क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। ऊपर अगर अदर नॉन करंट एसेट्स है, तो नीचे क्या है, अदर करंट एसेट्स है। योर बैलेंस शीट इज इल्ले। ओ, ब्रॉड हेडिंग्स हमने देख ली, नहीं पता चल रहा? अच्छा चलो, तुम देख पा रहे हो? अच्छा आगे चलते हैं, तो ओके। अब आइए एक एक आइटम उठाते हैं हम अपना, तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक आइटम। ठीक है जी। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखिए जरा क्या क्या दिख के आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर आ रहा है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये निकल कर आ रही है। ठीक है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी इसी के अंदर निकल कर आता है, जो कि सिलेबस का पार्ट हमने बोला नहीं है। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं बताइए, जरा ध्यान से देखना। शेयर इशूड अगेंस्ट द अमाउंट, हमने बोला ना प्रमोटर को शेयर देते हैं, वो भी इसी के अंदर आएगा। कौन से वाले शेयर, शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स। अच्छा, शेयर इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, हमने क्या किया, अपने पब्लिक इशू से पहले के टाइम पे कुछ शेयर प्राइवेटली सिलेक्टेड बढ़िया इन्वेस्टमेंट फर्म्स को हमने अलॉट कर दिए। हम कर सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स कई तरीके से हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ई आईपीओ पढ़े थे हमने इशू ऑफ शेयर्स के टाइम में, शुरू शुरू में बताया था मैंने इस बारे में। बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दिखेगा आपको ये सारा का सारा। फिर इशूड और सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब, ये वो वाले शेयर हैं जिसकी आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी इशू ऑफ शेयर्स। The company issued 10,000 equity shares on which application allotment money is received, all the shares were duly subscribed, वैसा वाला। और कंसिडरेशन अदर देन कैश, अब प्लांट खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, किसी का बिजनेस ही खरीद रहे हैं, और बदले में क्या इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। चार कैटेगरीज दिख रही हैं, एक प्रोमोटर्स को, प्राइवेट प्लेसमेंट को, सब्सक्राइब कैपिटल वाला पार्ट, और नेक्स्ट क्या है, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट। आई होप यू आर फेमिलियर विद दीज नेम्स। कुछ लोग जिन्होंने इशू ऑफ शेयर्स नहीं पढ़ा है, उनको लग रहा आई क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड होती है। ठीक है जी। तब आप देखेंगे कि जब हम शेयर कैपिटल लिखते हैं, तो मैंने इसमें शेयर में समझाया था, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज के बाद क्या आती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। देख रहे हैं लिखा हुआ, ये शोज ऑथराइज कैपिटल, इट शोड इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, और कॉल्ड अप के बाद फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसा करके दिखता है। ठीक है। ऑथराइज कैपिटल, हाँ जी बेटा, हाँ ये होता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती ना दिखाने की। हम दिखाते, हम काट देते हैं, उन चीजों को हटा देते हैं, वो तो इररिलेवेंट से बन जाते हैं। आप आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं,
उसको इतना डिटेल नहीं दिखाएंगे। ऑथराइज दिखाइए, इशूड दिखाइए, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, उतनी कैटेगरी में बना के दिखाया था पहले आपको। यहाँ बैलेंस शीट ही बना के दिखाएंगे आपको, यहाँ तो कंटेंट पढ़ेंगे उसका क्या क्या होता है डिटेल में। सबसे पहले बोला इसने ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, ये तीनों का सेम नेम है। वो कैपिटल विद विच कंपनी इज ऑथराइज टू इशू शेयर इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू इस मेमोरेंडम ऑफ क्या, एसोसिएशन के अंदर कौन सा क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। मेमोरेंडम, याद है कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अंदर जो कैपिटल क्लॉज होता है उसके अंदर इसका जन्म होता है। ठीक है जी। और इट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी कैन इशू अंडर द ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है जी। और अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज शोन इन टू द नोट्स ऑफ अकाउंट्स, बताया था ऑथराइज वगैरह, ऊपर तो सिर्फ शेयर कैपिटल लिखते हैं, नीचे क्या दिखाते हैं, ऑथराइज बोलकर दिखाते हैं उसको। ये बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रही है, उसे छोड़िए अब आप। इशू क्या होता है या ध्यान से सुनिएगा भाई, आउट ऑफ ऑथराइज कैपिटल सारी की सारी ना इशू करके अगर ये पार्शियल अमाउंट हम इशू करते हैं उसे हम इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल, आपकी ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो आपके इशूड जो होगा या तो 1 करोड़ होगा या इससे कम होगा, उससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो यू विल बी पेनलाइज, क्योंकि आपने मेमोरेंडम के अंदर बता दिया था कि हमारी कंपनी को पैसा चाहिए 5,000 करोड़, क्योंकि 10-10 रुपीज के इतने शेयर में डिवाइड होगा, ऐसा करके लिखा रहता है। उसके बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते हैं। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा, वो इलीगल कहलाएगा, और आपका जो इशू है वो ओवर वाइड हो जाएगा और कैंसिल करके सारा पैसा वापस करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होते हैं इस केस में। चलिए जी, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको देती है। जैसे मान लिया जाए, अच्छा अब एक बात बताइए मुझे, क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? हो सकती है भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तुमने 1 लाख शेयर इशू करे, जनता ने 50 लाख शेयर एप्लीकेशन दे दी, इफ इट वाज ओवर सब्सक्राइब 50 टाइम्स, नहीं आता? हो सकता है, हो सकता है ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता है, या तो एक्सेस रिजेक्ट करने पड़ते हैं, और उसके बाद क्या करना पड़ता है, लेकिन अलॉटेड जो होते हैं, अलॉटेड वो इशूड से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते अलॉटेड शेयर्स। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब, उसको हम क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल कहते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आप देख रहे हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी आती है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जितने शेयर थे उतने, उतना नंबर कॉल किया था, सारा का सारा मिल जाता है। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए अगर मिल जाए तो उसको बोलते हैं, और अगर नहीं मिलता तो कॉल्स इन एरियर बोल के कहाँ दिखा देते हैं आप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में दिखा देते हैं। अब आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है, मैं एग्जाम्पल को लेके नहीं चलूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे। सो आई एम मूविंग फर्दर। आप देख सकते हैं आपके सामने, दिस इज व्हाट पेज नंबर 1.9 देखेंगे अगर आप, तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिखा रखी है। इमेजिनरी डेटा है, ऑथराइज इक्विटी का प्रेफरेंस का, इशूड इक्विटी का प्रेफरेंस का, ऐसे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। अच्छा, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप हो गए, और इक्विटी शेयर 10,000 सब्सक्राइब नोट फुल्ली पेड अप थे, प्रेफरेंस शेयर भी फुल्ली पेड अप नहीं थे ना, माइनस कॉल से करके दिखाया ना। ऐसे लोगों को दर्द महसूस होगा शरीर में, घुटनों में भी स्पेसिफिकली दर्द होगा, क्योंकि उन्होंने इक्विटी ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट अच्छे से नहीं करी है। हाँ, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो लोग ना ऐसी स्क्रीन को स्वैप करके क्या कर रहे हैं, चैटिंग देख रहे हैं, क्या पता कोई नई शायरी आ जाए गुमनाम शायर की। कॉल्ड अप पेड अप विल विल मूव अप, हम इसको आगे इसका, अच्छा देखिए, कॉल्सन एरियर के बारे में बताया था आपको, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर वो शो होता है, और अगर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं बनती है तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर इसको शो करके दिखाते हैं। और आपको कॉल्स इन एडवांस पढ़ाया था, कहाँ जाता है कॉल्स इन एडवांस, इसके अंदर दिखेगा वो, अदर करंट लायबिलिटी में, इस हेड के अंदर दिखेगा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एक हेड बनेगा, उसके अंदर कहाँ दिखेगा ये, अदर करंट लायबिलिटी। कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस अच्छे से पढ़ाए थे आप लोगों को, और रिवीजन क्लास में भी मैं, जो बच्चे थोड़ा सा पिछड़ गए थे जिंदगी की दौड़ में, उनको साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यो, ठीक है, बस ये लोग थोड़ा सा कर ले उसको, फिर मैं आगे बताऊंगा बैलेंस शीट। कल मैं थोड़ा फोर फिशर के क्वेश्चंस कराने के बाद, पहले फोर फिशर थोड़ा सा मुझे कराना है,
देन आई जंप टू द बैलेंस शीट। फिर भाई वैसे कर, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यार अभी थोड़ी देर में। अभी नहीं। चलिए अब आ जाइए, अगली हेडिंग आपके पास कौन सी थी? रिजर्व्स एंड सरप्लस। देख रहे हैं अगली हेडिंग कौन सी आई है आपके पास? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व is the amount set aside out of profit for a future contingencies whose nature is known but amount is not known। ये डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी थी। प्रोविजन क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज। सुनिए ध्यान से जरा, रिजर्व और प्रोविजन दोनों प्रॉफिट से बनते हैं। रिजर्व जो होता है और प्रोविजन जो होता है, क्या डिफरेंस होता है? प्रोविजन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज जिसका नेचर मालूम हो लेकिन अमाउंट मालूम ना हो। रिजर्व, पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज में नेचर मालूम ना अमाउंट मालूम। लेकिन अगर हम बोले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नेचर मालूम है, वो रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व हो जाते हैं। और जिसका नेचर ही नहीं मालूम उसे जनरल रिजर्व कहते हैं। बचपन में एक चैप्टर था प्रोविजन और रिजर्व, है ना, डेप्रिसिएशन के तुरंत बाद, वो वाले चैप्टर से कर्टसी हमने उठाया। इससे हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और एग्जिस्ट करता है तो किस हेड में एग्जिस्ट करता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो पार्टनरशिप में पढ़ लिया आपने। हम तो बैलेंस शीट में इनकी प्लेसिंग कहाँ होती है प्लीज। इस चैप्टर का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको ये पता चले कि किस हेड और किस सब हेड के अंदर आता है, बस ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर कहाँ प्लेसिंग होती है। कैसे? वो तो आप डिसाइड करोगे ना। अब प्रणय के पापा ने डिसाइड करा कि जब ये 21 साल के होंगे इनके हाथ पीले करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी सारी कमाई से इनके हाथ, अच्छा, इन्होंने पूछ लिया बेटा तेरी क्या ख्वाहिश है, तू बता तू क्या चाहता है। कहता बापा जी बम प्लास्टिक शादी होनी चाहिए, धुआं धुआं होना चाहिए हर जगह पे। ठीक- ठीक है। नहीं नहीं, हम तालिबान इनवाइट नहीं करेंगे, दूसरा वाला धुआं बोल रहे हैं। और सब कुछ होना चाहिए। पापा ने डिसाइड करा, कैलकुलेशन करी, सारा कुछ करा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा 50 करोड़ के करीब तो लगेंगे ही लगेंगे। 50 करोड़? चल छोटा है एक, 500 करोड़। 500, 500 करोड़ चलो ठीक है। ठीक है 500 करोड़ खर्च करेंगे, तो उन्होंने क्या करा, अपनी कमाई से 500 करोड़ निकाल के अलग रख लिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक पर्पज था पुत्र की शादी में खर्च करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये तो प्रॉफिट से निकाल कर करा। लेकिन अगर बचपन से इकट्ठा करना शुरू कर देते, है ना, तो भी वो स्पेसिफिक रिजर्व हो जाता। तो तब आपको मालूम है ना कि कितना कितना करना है। जैसे ही बच्चा हुआ, ठीक है, ताजे ताजे बच्चे की शक्ल लेके, हाँ बेटा तेरी शादी करेंगे हम लोग, ठीक है, और पापा ने उसके नाम की ईएमआई बांधी, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखिए समझिए, अगर रिजर्व बनाया तो सिर्फ रिजर्व कहलाता है, उसे बाहर इन्वेस्ट किया तो रिजर्व फंड कहलाता है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, आपने डिप्रिसिएशन क्रिएट करा, और जो डिप्रिसिएशन क्रिएट करता बाहर इन्वेस्ट कर दिया। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर बोलते हैं उसको, है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स हैं। मालूम है क्या होने वाला है? डिबेंचर का रिडम्पशन है, रिजर्व बना लीजिए पहले से। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो बना लीजिए अलग से। आएंगे सारे रिजर्व अभी पढ़ेंगे। तो क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे कैपिटल रिजर्व बनाना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना। ठीक है, और एक और होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, अब रिजर्व के अंदर एक और चीज आती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये भी तो आपके लिए क्या होता है, कैपिटल गेन होता है, जिसे आप अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, सेटिंग में डालते हैं इससे। अच्छा सुनो, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या होता है, कैपिटल कैपिटल गेन हमारे लिए होता है, इससे हम कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं। इसे बाकी रिजर्व के साथ क्यों नहीं मिला के रखते हैं? जानते हैं क्यों नहीं मिला के रखते हैं? क्योंकि इसके यूज पर देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। बाकी रिजर्व के यूज पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम से जुड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करोगे 1 2 3 4 5 पर्पज के लिए, इसके बियॉन्ड कर ही नहीं सकते यूज। लेकिन जनरल रिजर्व जो है फ्री रिजर्व है, कुछ भी कर लो, उसे गाड़ी खरीद लो, कोई लॉस फॉर्म राइट ऑफ कर लो, नो रेस्ट्रिक्शन। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे तो रेस्ट्रिक्शन है ना, इसीलिए इसे अलग कैटेगरी में रखा जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम की कैटेगरी में।
और कोई भी लायबिलिटी, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लिया, इसको पूरा करने के लिए चलते हैं। सरप्लस क्या चीज होती है भाई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस, मतलब वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो आपने डिविडेंड के रूप में बांटा ही नहीं है, उसे सरप्लस बोलते हैं। मतलब रिटेन अर्निंग समझ लीजिए आपकी वो है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस, वो भी हो सकता है। तो चलिए जरा देखें। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 रिजर्व के कौन कौन से हेड बोलता है? पहला हेड है कैपिटल रिजर्व, ये सबको मालूम है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये क्या होता है पता है? जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, तो कंपनीज एक्ट कहता है अगर आपने 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे, तो 10 लाख की बराबर वैल्यू का क्या बना लीजिए? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना लीजिए। आपने अगर डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट में से, देखो डिबेंचर क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन। जो मैंने आपको रिडम्पशन की एंट्री बताई थी ना, वो आउट ऑफ कैपिटल वाली बताई थी। मैंने कहा था ना कि रिडम्पशन का कुछ पार्ट करवा रहा हूँ। इश्यू के टाइम पे रिडम्पशन की एंट्रीज कराई थी, वो थी आउट ऑफ कैपिटल वाली। लेकिन जब रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, तो आपको डीआरआर बनाना पड़ता है। कंपनीज एक्ट, डीआरआर बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है। और सुनो ध्यान से, ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। पहले कैपिटल रिजर्व, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर आता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? आपको मालूम है, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होता है। बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं। बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घट जाए तो क्या होगा? लॉस होगा। कहाँ से मीट करेंगे उस लॉस को? इससे पूरा करेंगे। और अब आती है एक चीज, तो अक्सर मैं वाइवा में पूछता हूँ जब बच्चों का हम प्रैक्टिकल लेने जाते हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बच्चा छूटते ही कहता है जी लायबिलिटीज है। आओ बताता हूँ शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है, जरा समझना। आपके पास पॉइंट आया क्या? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये आपके पास आया है। अच्छी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, भारत पेट्रोलियम, और बहुत सारी एचपी वगैरह जो करते हैं, ये क्या करते हैं? अगर आपने उस कंपनी के अंदर 5 साल पूरे कर लिए, 10 साल पूरे कर लिए, 15 साल, 25 ईयर पूरे कर लिए, ये क्या करते हैं? आपको शेयर्स ऑफर करते हैं। क्या देते हैं? शेयर्स देते हैं। और उन शेयर का नाम क्या होता है? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या बोलते हैं उसको? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ई। ये आपके इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे हमने हल्का सा जिक्र किया था उसका। क्या बोलते हैं उसे? ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आप, और कंपनी की पॉलिसी होती है, आपने 5 साल पूरे करे, आपको 1,000 शेयर मिलेंगे। आपने 10 साल पूरे करे, आपको 5,000, 10,000 वैसे मिलेंगे। तो मान लिया जाए कि अ, विधि ने किसी कंपनी में 10 साल पूरे कर दिए। विधि से इट्स टू लॉन्ग, आई कांट स्टे। तो इसने क्या कर दिया? 10 साल पूरे कर दिया। कंपनी ने बोला तुम्हें 20,000 शेयर देंगे हम, टू ऑनर योर लॉयल्टी टू द कंपनी, विल गिव यू। इस कंपनी का एक शेयर जो मार्केट में 500 रुपए का चल रहा है, अभी मार्केट में खरीदेगी तो 20,000 का 500, बताओ कितना होगा? 1 करोड़ रुपए हो जाएगा वो तो। कहाँ से भरेगी 1 करोड़? कंपनी क्या करती है? वो बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें ये 500 शेयर 100 रुपया पर शेयर देंगे। 100 रुपये पर शेयर देंगे तुम्हें, टू ऑनर योर लायबिलिटी। आपके पास टाइम है 30 डे में, बोलो यस और नो। इसने सोचा यार 20,000 ये है, 100, 20 लाख लगेगा। और जैसे शेयर मेरे पोजीशन में आएंगे, उनकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी। लेकिन कंपनी क्या कर दे, और फिर बेच दूंगी और कंपनी छोड़ दूंगी। कंपनी होती है बहुत चालाक। वो बोलती है नहीं जी नहीं, लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड। 2 साल तक आप इन शेयर को बेच नहीं सकते। तो विधि ने कहा और बढ़िया, 2 साल में वैल्यू 600-700 हो जाएगी। ठीक है जी। तो देखिए अब जरा समझिए, अगर कंपनी इन शेयर को मार्केट में बेचती, तो क्या होता? 500 रुपये मिलता। लेकिन कंपनी क्या कर रही है? 500 रुपये का मार्केट प्राइस वाला शेयर कितने में ऑफर कर रही है? 100 रुपीज में। कितने का नुकसान झेल रही है? 400 रुपए का। इस नुकसान के बराबर वो क्या करती है? एक रिजर्व बना लेती है, जिसको नाम देते हैं क्या? क्या नाम देते हैं? शेयर, क्या बोलते हैं उसको? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ऐसा बोलते हैं उसको। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है आपके लिए? बेटा आउटस्टैंडिंग ये होता है कि आपने शेयर उनको ऑफर कर दिया, फिर उनको टाइम ऑफर करा, उसके अंदर उस, देखो, ऑप्शन बोला आउटस्टैंडिंग बोला? आउटस्टैंडिंग।
आउटस्टैंडिंग शब्द वो लगा रहे होते हैं, इसका ना पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बेसिकली। और सुनो, इसके अंदर वेस्टिंग पीरियड भी होता है, लॉक इन पीरियड भी होता है। वेस्टिंग पीरियड के अंदर अंदर जो होता है उसे आउटस्टैंडिंग के अंदर डालते हैं। फिर जब वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है, काफी लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट है, जो कि मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, एंड नॉट द पार्ट ऑफ। अगर आपको समझना, डिस्कस करना हो तो फिर मैं बिहाइंड द क्लास आई विल टेल यू। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद बारी आती है अदर रिजर्व्स, ठीक है। और फिर आते हैं आपके पास लास्ट में सरप्लस। ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, फिर ऑप्शन। और इनके बारे में आपको, ठीक है, अच्छा धीरे धीरे ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक कई बार पूछ लेते हैं क्या, क्या डिफरेंस है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भैया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता, प्रॉफिट भी है लॉस दोनों। लेकिन सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का मतलब है ओनली पॉजिटिव बैलेंस, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। कई जगह पे जनरल एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कर रखा होता है, और कई जगह लिखा रहता है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे कोई लॉस राइट ऑफ करना है तो वो सरप्लस से राइट ऑफ करूंगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से। जरूरी थोड़ी कि हमारे पास प्रॉफिट हो, प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी तो मैं इंटरेस्ट राइट ऑफ करूंगा ना, तो भी तो मैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ करूंगा। लेकिन कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ सरप्लस ही, जैसे मैं बोलूं मुझे क्या करना है, मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है या मुझे रिजर्व क्रिएट करना है, तो कैसे करूंगा? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से रिजर्व क्रिएट करूंगा, या सरप्लस दैट इज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से करूंगा? किससे करूंगा बताओ? अगर मुझे रिजर्व क्रिएट करना है, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करना है, तो क्या वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से क्रिएट होगा या सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से होगा बताओ? सरप्लस से होगा, स्टेटमेंट से थोड़ी होगा। स्टेटमेंट तो नेगेटिव होगा तो मैं रिजर्व कैसे बनाऊंगा? पास नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? जब आपके पास कुछ होगा तभी तो बात बनेगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये फर्क होता है उनका। नहीं बेटा, बनता तो पहले ही ये, प्रेजेंटेशन वैसे होता है। आपको क्या बोला मैंने, कंपनीज एक्ट ने पहले बैलेंस शीट दिखाई है, फिर उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिखाया। लेकिन रियल से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर क्या बनेगा? पहले ट्रायल बैलेंस बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी, ऐसे बनेगा ना। बनता वैसे ही है, और प्रेजेंटेशन उसका उस तरह से शो होता है। चैटिंग वेटिंग से फुर्सत मिल गई प्रभु, देख लो हमारी तरफ भी ध्यान देख लो। एक मास्टर माइक लगा के बोल रहा है कुछ, यू शुड बी। आइए चलते हैं, अब एक एक करके देख रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये कैपिटल रिजर्व की बात कर रहे हैं। कैपिटल रिजर्व कैसे कैसे बन सकते हैं? कैपिटल रिजर्व के बनाने की कैटेगरीज बना रहा है कि देखो, कोई भी abnormal गेन अगर होगा उससे आप उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। क्या गेन है? गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्लियर है जी। गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी ठीक है जी। गेन ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, याद करो, फॉरफीचर ऑफ कंपनी। जब फॉरफीचर का पैसा बच जाता था तो कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व में। चलते हैं और आगे चलते हैं। गेन ऑन परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, याद करो, नेट एसेट्स और क्या, परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स थी ज्यादा, परचेज कंसिडरेशन कम, क्या हो गया? कैपिटल गेन। कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व। अब आप मुझे बताइए, कुछ हमारे ऑनरेबल टीचर्स क्या करते हैं भाई, ना पार्टनरशिप पढ़ाए ना कंपनी पढ़ाए, सीधा एनालिसिस पार्ट पढ़ा देते हैं। अब आप देखिए, इतनी सारी चीजें जो हमने सेकंड बुक में पढ़ी वो हमारे काम आ रही है। अप्रोप्रिएशन चार्जेस का डिफरेंस हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था। लेकिन भाई लोग क्या करते हैं, सीधा थर्ड बुक से ट्वेल्थ शुरू कराते हैं कि बच्चे प्रोजेक्ट बना लेंगे। बच्चा प्रोजेक्ट वैसे भी नहीं बनाता दिसंबर से पहले, नहीं बनाता। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एक्सरसाइज? सीबीएसई बेवकूफ थोड़ी है कि भाई पहले पार्टनरशिप पढ़ाइए, फिर कंपनी पढ़ाइए, फिर आप बैलेंस शीट पढ़ाइए, एनालिसिस कराइए, नहीं मानना। पार्टनरशिप के बाद सीधा कूद पड़ते हैं, चलो बेटा एनालिसिस करते हैं। किसका? वो तो तुमने पढ़ा ही नहीं है अभी, उसका एनालिसिस करते हैं। सो आई एम ब्रूटली क्रिटिसाइजिंग दिस थिंग विच इज नॉट डन। आप बच्चों के नॉलेज के साथ इनजस्टिस करते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कब कब होता है? जब आप अपनी कंपनी के शेयर बाईबैक करते हैं सपोज, तो जब जितने शेयर आप बाईबैक करेंगे उतनी बराबर वैल्यू का आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, जब आप प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल होते हैं उन्हें रिडीम करते हैं, उन्हीं की बराबर वैल्यू का आपको क्या बनाना पड़ेगा?
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। दो कंडीशन में बनता है, एक बायबैक करोगे तब, और एक जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करोगे तब। ये क्या कहलाता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या क्या लिखा है? सेक्शन 69 वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और फ्री रिजर्व से बनता है ये। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? बोनस शेयर इश्यू करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम एवरीबडी इज अवेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है। डिबेंच आप क्या करिए, एक समझदार सा बच्चा क्या करे, जितने भी सेक्शन आप 40 चैप्टर उनके सेक्शन को लिख के उसके आगे उसका नाम लिख लीजिए। मैं उसे टाइप करा दूंगा, आपको दे दूंगा। मुझे हार्ड कॉपी बना के दे दीजिए बस। कोई व्यक्ति, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ ये, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक प्रणव करेगा। प्रणय कर, प्रणय प्रणय। नहीं नहीं, उतना डिटेल नहीं पढ़ना हमें, रेलिवेंट सेक्शन पढ़ने हैं बस। हाँ, इतना डिटेल। चलिए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? सेक्शन 71(4) इसके अंदर चलता है। और ये क्या है? अरे बहुत सारे रूल हैं। रूल 18(7) सेक्शन बी, कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014 इसके अंदर चलता है। कंपनी को क्या कर, और ये कहाँ? डिबेंचर रिडम्पशन और डिबेंचर चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि सीबीएसई के सिलेबस से बाहर है, लेकिन टी मैया के सिलेबस में ये है। और शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट के बारे में बताया था, देखो एग्जांपल भी वही कहता है कि भाई कंपनी के शेयर कितने के थे? 75 के थे। एम्प्लॉय को 50 रुपए में दे रहे हैं। डिफरेंस जो 25 रुपए का है, उससे उससे क्या बनाते हैं हम लोग? ये ए रिजर्व क्रिएट करते हैं। क्या हट जाए, क्या हट जाए? हाँ अभी करेंगे, वो रेशनलाइज करेंगे सिलेबस को, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि अदर स्टेट बोर्ड के साथ उसको क्या कर दे, उसके साथ करें। तो हो सकता है कुछ चीजें हट जाएं या कुछ चीजें ऐड हो जाएं ऐसे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज सुनिए। देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी करंट लायबिलिटी कब बनती है? जब इशू क्या हो जाए? फ्लॉप, पैसा कर दो वापस। बोलिए, इशू कैंसिल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पैसा क्या करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज वापस करना है भाई आपको। या फिर क्या हो जाए, जब इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाए, तो भी तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बियॉन्ड अलॉटमेंट आपको क्या करनी पड़ती है? वापस करनी पड़ती है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि नहीं जी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप एडवांस तक ले सकते हैं, तो एडवांस तो ऑलरेडी करंट लायबिलिटी होती है। अभी पढ़ा था ना, कॉस्ट एडवांस इटसेल्फ इज अदर करंट लायबिलिटी। तो ये है। तो ये कंडीशंस होती है। कौन सी कंडीशन होती है? जब इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाए, तब एप्लीकेशन मनी करंट लायबिलिटी बनती है। या जब क्या हो जाए, कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पूरा किया, इशू कैंसिल हो जाए, भी आपको पैसा क्या करना पड़ता है? वापिस करना पड़ता है। क्लियर है जी? तो हमने क्या पढ़े? रिजर्व्स एंड सरप्लस के कंपोनेंट पढ़े। अभी आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं चीजों में। लाइबिलिटीज आ गई हैं आपके पास। अच्छा सुनो, कंपनी से एक बड़ी मजेदार चीज है। वो कहता है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर नॉट करंट लाइबिलिटीज। लड़का वो जो लड़की नहीं है, पुत, पुत्र वो जो खोता नहीं है, खोता वो जो पुत्र नहीं है। क्या मजाक चल रहा है? मतलब प्राइवेट पब्लिक कंपनी दैट कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अब कोई बच्चा सेक्शन कोड करके, हाँ हाँ, कंपनी से तो वही है ना भाई। जहां समझ ना आए वहां टॉयलेट भाग जाओ। अच्छा नहीं है। देखिए, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। देखिए भाई, समझिएगा, यहाँ ना कंसेप्ट आता है ऑपरेटिंग साइकिल का। जानते हैं ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब? यू हैव अ बाइसिकल, यू आर ऑपरेटिंग इट। नहीं, वो नहीं। देखिए, acquiring raw material, converting it to into finished product, selling it out into the market and realizing cash। पैसा हाथ में आना है, वो बात बोल रहे हैं। उधारी नहीं, बिक नहीं। आपने रॉ मटेरियल लिया, सामान बनाया, कन्वर्ट करा प्रोडक्ट में, और उसको बेच दिया मार्केट में। इसे कहते हैं क्या? ऑपरेटिंग साइकिल। अब वो ऑपरेटिंग साइकिल आपका 12 महीने का भी हो सकता है, 24 मंथ्स भी हो सकता है। अब जैसे मान लो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, वो इतने बड़े बड़े जनरेटर बनाते हैं जो कि पूरे शहर की बिजली को क्या करते हैं? पावर करते हैं। उसे बनाने में 2 साल 3 साल लगते हैं। सेटेलाइट होते हैं भाई, सेटेलाइट बनाने में 2 2 3 3 4 4 साल का टाइम लग जाता है। तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल तो बहुत बड़ा होता है ना। लेकिन अगर हम बोलें रक्षाबंधन की राखियां, वुलन गारमेंट, पतंगों की पतंग वाली दुकान की पतंगे, ये सब क्या है? इनका ऑपरेटिंग साइकिल 15 दिन 20 दिन का है। वुलन गारमेंट का ऑपरेटिंग साइकिल का है 8 महीने 6 महीने का है सिर्फ। ठीक है।
तो अगर आपके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आपको पेमेंट लेनी है या देनी है, तो वो करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स कहलाती है। और ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड अगर जाती है तो नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। अब जरा एक चीज, हाँ, नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है ना बच्चे, ऑपरेटिंग साइकिल अगर कुछ ना मेंशन हो तो उसको हम 12 महीने का लेके चलेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर में एक एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें आप पहचान पाएंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मतलब ये करंट या नॉन करंट किस कैटेगरी में है। पहले जरा नहीं नहीं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर से फर्क नहीं पड़ता, 12 महीने की एक कंडीशन होती है, उसको देख के चलेंगे। मैं बताऊं, हाँ उसको मानते हैं। ये लोन थोड़ा ही है जो फाइनेंशियल ईयर के उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कुछ भी। देखिए जरा, करंट लायबिलिटी क्या है, जो सेटल करी जाएगी इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी। ये इट इज टू बी सेटल विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, हेल्ड प्राइमरीली पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, एंड देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट। ये समझते हैं जरा, अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट क्या होता है। जैसे मान लिया जाए आपने किसी बंदे को कोई पैसा क्रेडिट परचेज के बाद देना था 3 महीने के अंदर अंदर, उसने आपसे बोला कि भाई तुम मुझे 20 लाख रुपए दोगे, तुम बोलोगे नहीं भाई मैं तो 15 लाख ही देना है तुझे, ये पर्ची है, बिल है, वाउचर है। वो कहता है मेरे पास भी पर्ची बिल वाउचर, तूने मुझे 20 लाख देना है। हमने कहा भाई हम तो 15 लाख ही देंगे, उसने कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है जी, कोर्ट, उसने मांगे 20 लाख, हमने कहा 15 लाख बनता है भाई, उसने कोर्ट में केस डाल दिया। अब तारीख पे तारीख चल रही है। अब मुझे बताइए, अगर मुझे 15 लाख की पेमेंट करनी होती तो वो तो करंट लायबिलिटी होती ना। लेकिन अब क्या हो गया, मामला सब जुडाइज्ड हो गया, तो अब क्या होगा, अब मैं उसकी पेमेंट रुक गई, अब तो कोर्ट कहेगा जो जैसा है भैया स्टॉप करो मामला, फैसला आने के बाद हिसाब किताब करेंगे। तो थी तो ये करंट लायबिलिटी, बट नाउ व्हाट हैपेंड हियर, अब क्या हो चुका है, ये इसका सेटलमेंट अब डेफर हो चुका है और 12 महीने के बियॉन्ड चला गया है, तो अब मैं इसे करंट लायबिलिटी नहीं बोल सकता। तो ये कह रहा है कि क्या लिखा कंडीशन में, देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर इट। अगर उसको डेफर करने का कोई राइट नहीं तो करंट लायबिलिटी, अगर डेफर हो जाएगी तो करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे उसको, तब तो कोर्ट का फैसला होने के बाद पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बताया था मैंने आपको, इट इज अ टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, प्रोसेसिंग, रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपने उसको लिया, प्रोसेस करा, बनाया, बेचा और कैश इक्विवेलेंट में उसको वापस ले लिया, इसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने पिक्चर है कि रॉ मटेरियल खरीद लिया, फिर रोज प्रोसेसिंग कर ली, फिर फिनिश गुड्स रख ली, फिर बेच दी, तो ट्रेड रिसीवेबल है, फिर पैसा आ गया, ऑपरेटिंग साइकिल की कहानी बन गई। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें जरा, इलस्ट्रेशन वन आपके सामने है, इलस्ट्रेशन वन आपके सामने दिख रही है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर वन। इस पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर वन है, क्लासिफाई फॉलोइंग आइटम इनटू नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। अब मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको, और आपको समझ में आएंगी चीज अच्छे से। देखिए इस तरफ देखिए, मैंने क्या किया, आपके क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या गिवन है, देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है ट्रेड पेबल्स हैं, ऑपरेटिंग साइकिल लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग साइकिल मंथ्स में है ये, ऑपरेटिंग साइकिल मंथ्स में लिखा हुआ है। और एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ एक कंडीशन में डाल रहा हूँ, 12 मंथ्स की कंडीशन, 1 2 3 कंडीशन में आपके सामने रख रहा हूँ, और तब हम डिस्कशन में लेके चलते हैं। पहली कंडीशन आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का है भाई, 10 महीने का। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा इस तरफ करता हूँ, दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल, दिस इज पेमेंट पीरियड, और ये मैंने बोल दिया 12 मंथ्स का स्ट्रक्चर। तो अब ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का बताइए, 10 मंथ्स का। पेमेंट पीरियड कितना टाइम पीरियड का है, 8 मंथ्स का। अब मुझे बताइए, ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है या पेमेंट पीरियड बड़ा है, तो क्या बोलेंगे इसको, करंट लायबिलिटी, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, करंट लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है जी। दूसरा पार्ट, व्हाट इज सेज, ट्रेड पेबल 10 महीने का और पेमेंट पीरियड 12 महीने का, तो ये तो नॉन करंट होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा पेमेंट पीरियड आ जाए, तो एक कंडीशन और फुलफिल करिए, 12 महीने की। क्या ये 12 महीने से ज्यादा तो नहीं है, नहीं है, 12 महीने के बराबर है, स्टिल करंट लायबिलिटी रहेगा, स्टिल इट इज द करंट लायबिलिटी। क्लियर है, और आगे चलते हैं, बोलिए।
थोड़ा सा आने दो। पहले मैं कर दूं फिर मुझे बताना। पहले पूरे क्वेश्चन को पूरा कर दे। नंबर 3, अब आपके पास ट्रेड पेबल कितने के हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 10 महीने का है, और पेमेंट पीरियड कितने महीने का है, 15 मंथ्स का है। क्या ये 12 की कंडीशन को फुलफिल कर, नहीं उसके बियॉन्ड जा रहा है। अगर ये इसके बियॉन्ड जा रहा है तब हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। मतलब ये इससे भी ज्यादा होना चाहिए और 12 महीने से ज्यादा, तब जाके बोलेंगे उसे। अगर ये इससे ज्यादा लेकिन उसके बराबर या कम, तो ये करंट लायबिलिटी रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन, नंबर 4, 18 महीना, और आगे क्या बोलता है ये, 15 मंथ्स। अब बोलिए इसे क्या बोलेंगे, इससे छोटा है, करंट है या नॉन करंट है। ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का, पेमेंट 15, ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन जारी है, तो इसे कंसिडर ही नहीं करेंगे, करंट लायबिलिटी है तो। ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का, पेमेंट 18 के विद इन 15 महीने में देनी है ना, तो करंट लायबिलिटी तो बनेगा। तब हम 12 की कंडीशन ही करेंगे। 12 की कंडीशन कब होगी, जब इससे भी ज्यादा होगा। नंबर 5, ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का, पेमेंट पीरियड 24 मंथ्स का। अब ये इससे ज्यादा है, क्या ये 12 से भी ज्यादा है, तो इट इज नॉन करंट लायबिलिटी। नाउ टेल मी योर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया करंट लायबिलिटी किसको बोलेंगे, नॉन करंट किसे बोलेंगे। ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीबॉडी, बोलिए, सोनाक्षर, बाकी लोग, भाई कोई रेस्पॉन्ड तो यस करो। सर। यस सर। हाँ, तो दिस इज इलस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू, इसका डिस्कशन आ गया। चलिए, नॉन करंट लायबिलिटीज अब आपके पास आ जाती हैं एक एक करके। और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या कंपोनेंट थे, 4 कंपोनेंट थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, और बड़ा मुंह, और बड़ा मुंह, उबासी आ रही है, पानी वानी पीजिए थोड़ा सा। चलिए एक एक करके लेना शुरू करते हैं। काउंटिंग ट्रीटमेंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। ठीक है जी, इसे कहेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो 12 महीने के अंदर अंदर, या क्या हो जाए, 12 महीने के बियॉन्ड, या ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड पे करनी हो, उसके मतलब उसका टाइम पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल के से ज्यादा हो, या 12 मंथ से ज्यादा हो, तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलेंगे उसको। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे दिखाया जाता है, पहला है डिबेंचर्स, दूसरा क्या है, बॉन्ड्स। बताइए डिबेंचर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, कोई व्यक्ति मुझे बताए है। मैंने उसके बाद बहुत कुछ बताया था, तुमने सिर्फ वो चीज याद रखी जो याद नहीं रखनी थी। भाई सब बिल्कुल गलत है। डिबेंचर के साथ कूपन रेट होता है, 6%, 12%, 8%, 9%, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बॉन्ड्स के साथ कूपन रेट नहीं होता, तो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन रेट बॉन्ड। ठीक है, और बॉन्ड जनरली कौन इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, आरबीआई इशू करता है, और वो अच्छी कंपनीज भी उसे इशू करती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट शब्द है आपका, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है आपके बिजनेस स्टडीज में, वहां आपको डिटेल दिखेगा। तो सुनिए जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं टर्म लोन, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म लोन, और शॉर्ट टर्म लोन तो शॉर्ट टर्म लिखा रहता है। लॉन्ग टर्म लोन के साथ लॉन्ग टर्म लोन नहीं लिखा, सिर्फ टर्म लोन लिखा आता है, टर्म लोन का मतलब है लॉन्ग टर्म वाला। अच्छा, अब आ रही है आपके पास टर्म पब्लिक डिपॉजिट। तो थोड़ी देर में जब हम पढ़ेंगे, एक पब्लिक डिपॉजिट आएगा, एक डिपॉजिट आएगा, एक फिक्स डिपॉजिट आएगा, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा। 4 डिपॉजिट पढ़ेंगे आप सिलेबस में, मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से समझना, मैं एक एक करके बताऊंगा उसके बारे में। एक अभी क्या है आपके पास, पब्लिक डिपॉजिट आया है। ठीक है, फिर एक आएगा आपके पास सिर्फ डिपॉजिट, फिर एक आएगा फिक्स डिपॉजिट, और एक आएगा आपके पास सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये 4 चीजें आपके एग्जाम में आती हैं अलग अलग तरीके से, इनकी सबकी हेडिंग अलग अलग होती है। तो अभी पहली हेडिंग कौन सी आपके पास आई है, पब्लिक डिपॉजिट। तो बताइए, अगर कोई पूछे कि पब्लिक डिपॉजिट इज शोन अंडर विच हेडिंग एंड सब हेडिंग, तो क्या जवाब दोगे। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनता है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अंडर विच हेडिंग एंड सब हेडिंग आइटम विल बी शोन, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, नेचर स्पेसिफाइड होना चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा, इसके अलावा डिबेंचर
इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? इशूड डिवेंचर में पढ़ा था, बताया था। विद जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, है कुछ याद? या ओम नमः सफा चट्टा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट हटा ही देते हैं उसको, कंफ्यूजन पालेंगे। जब जब रेलेवेंट आएंगे तब तब मैं लिखूंगा उनको। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर दी, ठीक है। आप देख रहे हैं, अगर एंट्री पास नहीं करी थी तो क्या दिखाया? लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 12,000 9% डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ऐसा करके दिखा दिया। और अगर आपने एंट्री बना ली तो क्या दिखा? लोन फ्रॉम बैंक अलग से दिखा, और परसेंटेज डिबेंचर माइनस डिबेंचर सस्पेंस दिख गया, तब भी काम खत्म हो गया। अच्छा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है जरा समझिए। ये रेशियो एनालिसिस में अच्छे से यूज होगा। हमने बोला 10,000 डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीम होने वाले हैं, ठीक है। और आप जानते हैं, अब थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा ना, करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है। तो बोलते हैं 10,000, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज के, 10 लाख के डिबेंचर रिडीम कर दिए, बताइए करंट रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे क्या बोलते हैं? नो इफेक्ट, क्योंकि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों अलग अलग होती हैं, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म होते हैं। यही गलती खा जाते हैं, जरा समझिए। डिबेंचर का जब रिडम्पशन होगा जिस साल, उससे पिछले साल में तो करंट लायबिलिटी है। भाई जो लायबिलिटी अगले फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी हो तो करंट लायबिलिटी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो होती है, जरा देखिए, जरा समझना। अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग मे बिकम ड्यू फॉर रिपेमेंट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। तो कहाँ चले जाते हैं ये? करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सी हेड में चले जाएंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग में चले जाएंगे। और क्या बोल के दिखाया जाएगा? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोल के दिखाया जाएगा, समझिएगा। वो डिबेंचर जिनका रिडम्पशन अगले फाइनेंशियल ईयर में होना है, उनको इस फाइनेंशियल ईयर में मैं किस हेडिंग के अंदर रखूंगा? करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर क्या दिखाएंगे? करंट मेच्योरिटीज ऑफ क्या दिखाएंगे? लॉन्ग टर्म डेट दिखाएंगे। और जो उसका इंटरेस्ट होगा वो भी उसी कैटेगरी में दिखेगा। किसके अंदर दिखेगा? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट अंडर द शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऐसा दिखेगा, ठीक है। ध्यान रहेगा, 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है उस पे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग आती है आपके पास, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या क्या? बस हाईवे पे मिलती है, यहाँ नहीं मिलेगी, आगे बढ़ते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपके पास? ट्रेड पेबल, जानते हैं ट्रेड पेबल क्या होते हैं? इनको बोलते हैं क्रेडिटर्स, और क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल बोलते हैं इनको, ट्रेड पेबल। याद है कंसिडरेशन अदर देन कैश की क्वेश्चन मैंने उलझाया था एक बार, ट्रेड पेबल के साथ बीपी भी लिख दिया था। लोगों ने ट्रेड पेबल और बीपी दोनों को, ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर और बीपी दोनों इंक्लूड होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऐसी ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और पीआर इंक्लूड होते हैं, ऐसा करके चलता है, इट गोज इन दैट वे, ठीक है जी। अच्छा, तो ट्रेड पेबल इज फाइन विद यू। अब आते हैं अलग अलग तरह की लायबिलिटीज, याद करिए। हमने पढ़ा था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होते हैं, जरा देखिएगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, याद करो, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जिसकी वजह से लॉस बनता था, ये भी क्या होता है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अदर लॉन्ग टर्म किसके अंदर दिखाया जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। किस हेडिंग में जाएगा ये? अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किस हेडिंग के अंदर जाएगा? अदर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट बन के दिखेगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, भाई वो प्रोवि हाँ, नहीं, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन जो है ये किस कैटेगरी में जा रहा है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर जा रहा है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर प्रीमियम दिखाया जा रहा है, बोरोइंग के अंदर नहीं दिखा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर डिबेंचर्स, समझना, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर है तो प्रीमियम और रिडम्पशन भी किसके अंदर दिखेगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर। अगर डिबेंचर अदर करंट लायबिलिटी के अंदर है तो ये कहाँ दिखेगा? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर दिखेगा। अच्छा सुनो, भाई जहां पप्पा वहां फैमिली। अगर डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, 3 साल तक रिडीम नहीं होने वाले, प्रीमियम और रिडम्पशन भी किसका पार्ट दिखेगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट दिखेगा।
लेकिन अगर डिबेंचर रिडीम होने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर में, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डिपोजिट के कहाँ पड़े हुए, अदर करंट लायबिलिटी में पड़े हुए हैं, तो प्रीमियम और रिडम्पशन भी तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर दिखेगा। वो तो दोनों से साथ चलते हैं। जब डिबेंचर चलेगा उसके साथ साथ प्रीमियम चलेगा। राम के साथ लक्ष्मण धनुष बांधे चलेंगे साथ साथ। आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वही 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड चलेंगे तो। और सुनो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ये रहे। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, और क्या एग्जांपल है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, ये भी हैं। ग्रेचुटी जानते हैं क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक काम कर ले और छोड़ता है, तो जो उसकी लास्ट सैलरी होगी उसका एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके उसे वो अमाउंट दिया जाता है। मैं एक छोटे से स्कूल में नौकरी करता हूँ, और मैं टीचिंग स्टाफ में हूँ। तो हमें साल में छुट्टियां मिलती है 10 लीव जो होती है, अर्न लीव होती है, 8 होती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव मुझे खत्म करनी होती है, अर्न लीव को हम इकट्ठा करते हैं। तो जब अर्न लीव एक्यूमुलेट होती हैं, तब हम छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जितनी भी हमारी ईएल होते हैं उसे एनकैश करा दिया जाता है। उस दिन की जो सैलरी होती है उसके हिसाब से एनकैश होती है। तो सरकारी एम्प्लॉयज जो होते हैं, उनके पास 400 500 600 छुट्टियां क्या होती है, इकट्ठी होती हैं। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, तो सरकार क्या बोलती है, आपके पास 500 700 छुट्टियां थी, 365 डेज की लीव आपकी, मतलब समझ लीजिए 1 साल की सैलरी के बराबर उसको रिटायरमेंट में बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, इनकैश कराया जाता है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी छुट्टियां बचा के रखते हैं। हाँ जी। तो नहीं बचाते ना लोग। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं डेडिकेटेड, माय फादर वाज अ डेडिकेटेड पर्सन, 700 छुट्टियां थी उनके पास, एनकैश कितनी हुई, 365। मैंने कहा क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, काम था, अच्छा लगता था। कभी छुट्टी नहीं, रक्षाबंधन तक में छुट्टी नहीं लेते थे। बिल्कुल, सुबह 7:30 बजे निकलते थे, ऑफिस पहुंच जाते थे, सबसे पहले पहुंचते थे ऑफिस। कुछ नहीं, मैं तो नालायक इंसान हूं, उनके जैसा थोड़े ही हूं। मैं सुबह सुबह ऐसे जा रहा हूँ जूम, टाइम पे पंच करने के लिए। अभी मुझे और कहानी है थोड़ी सी। क्या कह रहे हो, बोलो। अच्छा, बाकी की कहानी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक्स। चलो, बाय बाय।